भारत के तमाम इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथ बांधुओं को सुदामा प्रसाद सिंह का प्रणाम। आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किसी भी चिकित्सा पद्धति का या चिकित्सा देने के संदर्भ में उसकी अवधारणा, चिकित्सा का अवधारणा कितना महत्वपूर्ण है। मेडिसिन का, हेल्थ का, डिजीज का और औषधि के स्रोत का और फार्मेसी का, ये मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं इस बात को एक कहानी के रूप में, लोक कथा के रूप में आपको कहने जा रहा हूँ। एक महाराजा था, उसको दस्त की शिकायत हो गई, पतला दस्त हो रहा था। उसके राज्य में जितने भी वैद्य थे, राज्य वैद्य के अलावे सभी लोग चिकित्सा दे दे के थक गए। राजा मरणासन हो गया। अपने मंत्री को कहा कि तुम राज्य में घोषणा कर दो कि जो कोई भी मेरा दस्त ठीक कर देगा उसको मैं अपने राज्य का आधा भाग दे दूंगा। और क्या कहना, राज्य वैद्य और ये सभी चकित कि अगर मैं ठीक कर पाता तो आधे राज्य का जमींदारी या राजा मैं हो जाता। अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कि चिकित्सा का कंसेप्ट उन्हें नहीं आ पा रहा था। एक नाविक घोषणा जब हुई कि राजा का जो भी दस्त बंद कर देगा वो उसे राजा आधा राज्य दे देगा, तो एक नाविक सोचा कि मेरा नाव बार बार पानी रिस जाता है और मैं उसका जब बंद कर सकता हूँ, बंद कर देता हूँ, बंद होता है, पानी नहीं आता है, तो फिर राजा कौन सी बड़ी बात है, मैं उसका भी पानी का रिसना यानी दस्त का आना बंद कर दूंगा। वो गया राज दरबार में और महाराज को प्रणाम किया, कहा हुजूर मैं आपका पतला दस्त जो आ रहा है इसे रोक सकता हूँ, मुझे आदेश दिया जाए। तो राजवैद्य कहा कि ठीक है तुम करो, मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा। और उस घर गया, घर से सन ले आया, पटुआ सन सुतली जिसे बनती है वो ले आया और पुराना गुड़ ले आया और उसको कुट 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 कर खूब कुटमस किया, खूब कुटा, महीन कर दिया और महीन करके गुड़ के साथ गोली बनाया और राजा को 3 गोली दिया, 9 गोली दिया 3 दिन तक खाने के लिए। 1 गोली रोज सुबह दोपहर शाम आप खाइए। राजा नाविक के कहे के मुताबिक, नाविक मतलब केवट के कहने के मुताबिक एक गोली सुबह दोपहर शाम 3 दिनों तक लिया। तीसरा दिन होते होते राजा का दस्त बंद हो गया। अब तो वैद्य राज्य चकित, ये कौन सी दवा है भाई कि जो राजा का हम लोग चिकित्सा करते करते थक गए, नहीं बंद कर पाए, और ये एक केवट सन और पटुआ का और गुड़ का गोली बना करके दिया और ये राजा ठीक हो गए। नहीं, पहले बताया नहीं उसने कि मैंने पटुआ और गुड़ दिया है। जब राज्य वैद्य कहा कि अच्छा ये बताओ केवट कि तुमने कौन सी दवा राजा महाराजा को दिया कि जो इनका दस्त बंद हो गया, तब उसने कहानी कहा। मैं मुझसे थोड़ी भूल हो गई, क्षमा कीजिएगा। पहले उसने नहीं बताया कि पटुआ और गुड़ का मैंने गोली बनाया है। वो घर गया था और घर जाकर के अपने गुपचुप रहस्यमय ढंग से बनाया। जब राज दरबार का जो ये चिकित्सक था उसने पूछा कि बताओ तुमने कौन सी गोली दी जो राजा का दस्त आना बंद हो गया। तो भरी दरबार में उसने कहा कि हुजूर हमने अपने नाव से पानी रिश्ते बार बार देखा और जब पटुआ और गुड़ का गोली बनाकर कूट कर जब गोली बनाकर बंद किया तो बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि फिर आपका दस्त क्यों नहीं बंद होगा, और मैंने वही किया, पटुआ और गुड़ मिलाकर गोली बनाया और आपको खाने के लिए दिया और आपका दस्त बंद हो गया। राजा ने कहा, वैद्यराज ने पूछा था, ये राजा को बताया वैद्यराज ने कि ऐसा ऐसा किया है। तो उसको आधा राज देने के बदले आदेश दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। अब आप तमाम वीडियो सुनने वाले सोचिए कि क्या केवट को
फांसी पर चढ़ा देना उचित था या आधा राजपाट देना उचित था। अब तुरंत कहेंगे कि बिना किसी कंसेप्ट का राजा को उसने गोली दिया, अगर राजा की मृत्यु हो जाती तो क्या होता। इसलिए किसी भी नुस्खा को देखकर आप बिना डिजीज के मैकेनिज्म को जाने हुए, अंग को जाने हुए, बिना मेडिसिन क्या है जाने हुए आप देंगे, कंसेप्ट मेडिसिन का कंसेप्ट नहीं होगा तो फिर वही स्थिति होगी जो केवट का हुआ। इसलिए भैया मैं कहता हूँ रोग क्या है पहले सोचो, कि स्वास्थ्य क्या है मुकाबिल केवट को सोचना चाहिए था। वो तो भला नाव चलाने वाला स्वास्थ्य क्या जानने गया, फिर डिजीज सोचना चाहिए आदमी को और केवट को, वो नाव राजा को नाव समझ लिया। अब भला बताइए क्या उचित था? नहीं। इसलिए आपको भी कहता हूँ आप भी होशियार हो जाइए। जब एडीसी पूछेगा और आप आईडीसी के यहाँ जो आप लोगों ने दरखास्त लगाया, मुझे मालूम है कि एक भी भारत में प्रचलित किसी भी इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी में न हेल्थ का कंसेप्ट है, न डिजीज का कंसेप्ट है, न मेडिसिन का कंसेप्ट है, न मेडिसिन के स्रोत। तो आप कह देते हैं कि पौधा है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट क्या है किसी को पता नहीं है। कोई बिजली करता है, कोई और फोर्स करता है। उसके बाद उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, एक भी किताब में मतैक नहीं है। किसी में कहता है एक्सेप्शन, थियोडोक्रस ने अपने एक्सेप्शन किया है, मैटिव एक्सेप्शन करते थे, फिर थियोडोक्रस ने कोहेशन जोड़ दिया और कोहेशन जोड़ दिया, किसी ने डिस्टिलेशन जोड़ दिया, यानी कि जो भी जहाँ जो मतलब आ रहा है जोड़ रहा है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी में। जब तक आप कंसेप्ट एक लाइन पर नहीं चलेंगे तब तक मान्यता की बात या नियमित करने की बात नहीं होती। किसी भी चिकित्सा पद्धति में देख लीजिए, ब्याह के कंसेप्ट का किसी को मान्यता मिली है। और तो और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी फार्मेसी की बात होती है सब में मेजरमेंट की बात होती है, और मेजरमेंट के लिए दो सिस्टम ऑफ माप तौल के दोनों सिस्टम है, सीजीएस और पीएस। और अलग से मैं कमेंट में दे रहा हूँ कि कितने सिस्टम है फार्मेसी के, दे रहा हूँ। आप मेरा कमेंट जरूर पढ़ा कीजिए, इसलिए कि जो मैं बोल पाता हूँ इसमें कुछ छूट जाता है, इसको मैं कमेंट में पूरा करता हूँ। तो सीजीएस क्या हुआ, सेंटीग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड, और एफपीएस में है फुट पाउंड सेकेंड। तब किसी भी किताब में पार्ट लिखा हुआ है कि 80 पार्ट, 5 पार्ट, 50 पार्ट, 30 पार्ट, 40 पार्ट। और पार्ट क्या है, कोई किसी लिखा प्रपोर्शन का टोटल है, एक निश्चित आना चाहिए, 10 आना चाहिए। किसी भी मेडिसिन का 10 आता है? नहीं आता है। लेकिन सुदामा सिंह जो फार्मूला अडॉप्ट करता है उसमें हर प्रपोर्शन का रेशियो का टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्रग रेशियो 10 ही आता है, और mm का मिलीमीटर का इस्तेमाल करता है। इसलिए आप किसी भी किताब में, फार्मेसी किताब में किसी भी मेजरमेंट का माप तौल नहीं है। किसी भी चिकित्सा पद्धति की फार्मेसी बिना माप तौल के और बिना ड्रग स्ट्रेंथ का नहीं काउंट होता है। एक एलोपैथी का टैबलेट लीजिए, उसमें 250 mg, 200 mg, 25 mg, 10 mm ये mg लिखा रहता है। आपकी दवाई में कुछ है? कोई माप तौल नहीं है। इसलिए भैया होशियार हो जाइए। अगर चिकित्सा पद्धति को सुदामा प्रसाद सिंह के रास्ते पर बताए चलेंगे तब ही संभव है कि सरकार इस पर कुछ विचार करे। इसलिए कि मैंने जो रिसर्च किया, हमने जो खोज किया है, यह तो मात्र 10-20% है। अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 80% रिसर्च की बात है। जितना रिसर्च का स्कोप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दूसरे चिकित्सा पद्धति में नहीं है। अच्छा, एक अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी, होम्योस्टैसिस का संक्षिप्त रूप है, कैसे इंस्टीट्यूट ने इसका एक्सप्लेन किया है, ये मैं बताऊंगा। कोई भी दार्शनिक फिलॉसफी देता है और वैज्ञानिक उसको, उस फिलॉसफी को विज्ञान पर के आधार पर व्याख्या करता है। हमारे सीजर मैटी फिलॉसफर थे, उन्होंने दर्शन दिया है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट पटना, जिसको शॉर्ट में मैं पारसी कहता हूँ, वो इसके विज्ञान से इनके फिलॉसफी को जोड़ा है। और भिन्न भिन्न समय में विज्ञान मिलते गया और यह जोड़ते चला गया। जैसे इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड की उपस्थिति में सक्रिय होता है। 1890 में एंजाइम की खोज हुई थी। तो जब बायोकेमिकल औषधि का खोज हुआ, स्थापना हुआ, ये 1858 में हुआ, 1878 में हुआ था। क्लॉड बर्नार्ड ने होम्योस्टैसिस शब्द का खोज किया, 1858 में हुआ था।
और इन सारे सब एक्सप्लेनेशन को विज्ञान के आधार पर रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट ने जोड़ा और मैटी द्वारा दिया गया नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को साइंटिफिक बताया। वहाँ वो थोड़ा भटक गए थे, इसलिए कि भटक नहीं गए थे, साइंस का जो विकास हुआ था उस हद तक उन्होंने ठीक कहा था कि इंस्टेंट रिजल्ट बिजली ही दे सकता है, इसलिए पौधों में बिजली है। डिटेल मैं बताऊंगा अगले वीडियो के अगले वीडियो में बताऊंगा। और भैया थोड़ा गौर करो, जो फार्मेसी की पढ़ाई हो रही है, जो इलेक्ट्रोपैथी की पढ़ाई हो रही है, क्या विज्ञान से रिलेशन है? अगर नहीं है तो जोड़ने का प्रयास, मैंने अलग कुछ नहीं किया है, मैं एन.एल. सिन्हा की किताब में ही जो साइंटिफिक पहलू है उसको खोज के इकट्ठा किया और उसको साइंस से जोड़ दिया। आधार मेरा एन.एल. सिन्हा की किताब ही है, लेकिन विज्ञान से किसी ने उसको जोड़ा नहीं था। जब तक विज्ञान से जोड़ोगे नहीं तब तक तो, इसलिए कि आपके जांच करने वाले जो कमेटी के मेंबर होंगे हर अपने अपने फैकल्टी के महान वैज्ञानिक होंगे, उनको फेस करना होगा। इसलिए थोड़ी तैयारी कीजिए और सुदामा प्रसाद सिंह की थोड़ी बात अगर मान लें तो बात और हो सकती है। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगा।